जय हिंद। वंदे मातरम साथियों मैं विशाल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स वाला विशाल सिंह पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं साथियों कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो साथियों, आप सब का एग्ज़ाम करीब आ रहा है और आप सब अपनी तैयारी में लगे हैं। तो साथियों, आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2018 की भर्ती जो 27 जनवरी 2019 को परीक्षा संपन्न हुई थी, उस दिन का पेपर सॉल्व कराएंगे आप सबको। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 का आज हम लोग सामान्य ज्ञान पेपर को सॉल्व करेंगे, जो कि क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 38 तक का। जैसा कि आप सबकी परीक्षा में 38 क्वेश्चन जीएस पोर्शन में आता है, सामान्य ज्ञान जो 38 क्वेश्चन आता है वह आपका 76 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का? 76 मार्क्स का होता है। तो साथियों, आइए हम लोग देखते हैं। आप देख ही रहे हैं, ये पेपर है 27 जनवरी 2019 को परीक्षा संपन्न हुई है, उसका 2019 को परीक्षा जो संपन्न हुई है वह पेपर है। तो साथियों, आगे देखते हैं। हमारा क्वेश्चन पहले क्या दिया है सामान्य ज्ञान पोर्शन में। तो साथियों, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका आपके स्क्रीन पे है। साथियों, आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये दिया है, मुगल सम्राट जहांगीर ने डैश में शालीमार बाग का निर्माण कराया था। मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण कहाँ पे कराया था? आपका विकल्प दिया हुआ है, क्या है? दिल्ली में कराया था, बलूचिस्तान में कराया था, अवध में कराया था, शालीमार का निर्माण या कश्मीर में कराया था। तो साथियों, आप सब जानते हैं कि मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार का निर्माण कश्मीर में कराया था। कहाँ पे कराया था? कश्मीर में कराया था, जो मुगल बाग का एक उदाहरण है। जो शालीमार बाग है, मुगल बाग का एक उदाहरण माना जाता है। इसे मुगल बादशाह जहांगीर ने कश्मीर के श्रीनगर में बनवाया था। तो साथियों, आपका यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा? डी विकल्प भी राइट आंसर होगा। क्या होगा? डी फॉर डेनमार्क की राइट आंसर हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है, वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव डैश में आयोजित किया जाता है। जो है वार्षिक शास्त्रीय संगीत समारोह होता है, जैसे क्या कहते हैं, सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव कहते हैं, वह कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो साथियों, आपका विकल्प क्या दिया है आपके स्क्रीन पे है विकल्प। इसका कलर चेंज करके बता रहे हैं आपको। पुणे में किया जाता है, मैसूर में किया जाता है, कानपुर में किया जाता है या उदयपुर में किया जाता है। तो साथियों, जो आपका ये वार्षिक संगीत समारोह है सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव है, या महाराष्ट्र के पुणे में किया जाता है। कहाँ पे? महाराष्ट्र के पुणे में किया जाता है। तो आपका विकल्प ये इज राइट आंसर होगा। क्या होगा? विकल्प ए इज राइट आंसर। और यह इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1953 में की गई थी। इसकी शुरुआत 1953 में की गई थी। आगे देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? क्या है? जो कौन सा बैंक है जो सबसे पुराना बैंक है? साथियों, आपका विकल्प दिया हुआ है, बैंक ऑफ इंडिया जिसको BOI के नाम से जाना जाता है, बैंक ऑफ बड़ौदा BOB के नाम से इसको जाना जाता है, इंडिया इंडिया इलाहाबाद का नाम बदल के इंडियन बैंक कर दिया गया है, और यूको बैंक। तो ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। तो साथियों, इसमें आपका आंसर हो जाएगा क्या? इलाहाबाद बैंक। कौन सा? इलाहाबाद बैंक हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। सी आंसर इज राइट आंसर हो जाएगा, इलाहाबाद बैंक। साथियों, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इलाहाबाद बैंक की स्थापना 24 अप्रैल 1865 को हुई थी। लिख देता हूँ जिससे आप लोगों को याद रहे। 24 अप्रैल 1865 को इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी, जिसका नाम हाल ही में बदलकर
इंडियन बैंक कर दिया गया है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एस एस मल्लिकार्जुन राव है। कौन है? एस एस मल्लिकार्जुन राव इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है साथियों? वैदिक सभ्यता डैश नदी के तट पर विकसित हुई। वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई, यह क्वेश्चन कहना चाह रहा है। तो साथियों आपका विकल्प दिया है, क्या है विकल्प? गोदावरी नदी के तट पर विकसित हुई, या कावेरी नदी के तट पर विकसित हुई, या कृष्णा नदी के तट पर विकसित हुई, या सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई। तो साथियों वैदिक सभ्यता जो है सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई। तो साथियों जो सरस्वती नदी है कहाँ पे है? भारत में वैदिक सभ्यता जो है सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई। वैदिक काल में सरस्वती नदी का बड़ा महत्व था और इसे परम पवित्र नदी भी माना जाता है। तो आपका यहाँ पे विकल्प क्या हो जाएगा? डी आंसर इज राइट आंसर हो जाएगा, सरस्वती नदी। आगे क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे ये रहा। साथियों एक बार क्वेश्चन नंबर 5 फिर से देखते हैं। जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? यानी संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था 1944 में, उसमें कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? तो आपका विश्व व्यापार संगठन की गई थी, या संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की गई थी, या विश्व बैंक की, या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। तो साथियों विश्व व्यापार संगठन को क्या बोलते हैं? WTO, क्या शॉर्ट में? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष को यूनिसेफ बोला जाता है, क्या बोलते हैं? यूनिसेफ। विश्व बैंक को वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, क्या है? IMF हो जाएगा। तो साथियों जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कल्पना की गई थी। किसकी की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की कल्पना की गई थी। आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का डी फॉर डेनमार्क की राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 6 है साथियों। भारत की पहली इंजन रहित स्पीड ट्रेन ट्रेन 18 डैश इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित किया गया। यानी कौन सी कोच फैक्ट्री द्वारा इसको विकसित किया गया था? विकल्प दिया है चितरंजन, पटियाला, चेन्नई, कपूरथला। तो साथियों इसमें आपका आंसर हो जाएगा चेन्नई। क्या होगा आंसर? सी फॉर चेन्नई एक्सप्रेस इज राइट आंसर होगा। क्या होगा? सी फॉर चेन्नई इज राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे विकल्प सी इज राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपका? आपके सामने है। नवंबर 2018 में भारत ने कौन से देश के साथ $500 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए? नवंबर 2018 में भारत ने किस देश के साथ $500 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किया, जिसमें स्थानीय स्तर पर 2 गोपनीय युद्ध पोतों का निर्माण किया जाएगा? तो कौन सा देश था आपका? ये क्वेश्चन है। और विकल्प देखते हैं साथियों क्या है। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ किया था, या रसिया, या इजराइल, या जापान। इन में से आपका आंसर कौन सा होगा? तो साथियों 2018 में जो $500 मिलियन पे समझौता हुआ था वह कौन था? रसिया था, रूस था। आपका विकल्प बी इज राइट आंसर होगा। क्या होगा? विकल्प बी फॉर बॉम्बे इज राइट आंसर हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है साथियों? सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, जिसको SPB एस से सरदार, पी पटेल वल्लभ भाई, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल NPS राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हो गया। N से नेशनल, P से पुलिस, A से अकादमी। तो ये हो गया डैश के पास स्थित है। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है? आपका विकल्प दिया हैदराबाद में स्थित है, पुणे में स्थित है, या भोपाल में स्थित है, या चंडीगढ़ में स्थित है। तो साथियों
जो है आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में स्थित है। तो आपका यहाँ पे विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प ए इज राइट आंसर होगा। क्या होगा, विकल्प ए इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी? तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी विधानसभा नवंबर 2018 में भंग कर दी गई थी, ये क्वेश्चन है। तो साथियों विकल्प दिया आपका, हिमाचल प्रदेश की विधानसभा भंग कर दी गई थी, जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग कर दी गई थी, या उत्तराखंड की विधानसभा भंग कर दी गई थी, या पंजाब की। तो साथियों 21 नवंबर 2018 को राज्यपाल मलिक के द्वारा विधानसभा जम्मू कश्मीर की भंग कर दी गई थी। कब की गई थी? 21 नवंबर 2018 को 2018 को राज्यपाल मलिक द्वारा विधानसभा जम्मू कश्मीर की भंग कर दी गई थी। तो आपका यहाँ पे विकल्प बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है साथियों? महाधमनी डैश के शीर्ष पर शुरू होती है, यानी महाधमनी कहाँ पे शुरू होती है, क्वेश्चन कह रहा है। दाहिना निलय पे शुरू होती है, बाएं निलय के शीर्ष पर शुरू होती है, या दाहिना अलिंद के शीर्ष पर शुरू होती है, या बाएं अलिंद के शीर्ष पर शुरू होती है। साथियों क्वेश्चन नंबर 10 में है आपका आंसर हो जाएगा क्या, बायां निलय पर शुरू होती है। तो विकल्प बी इज राइट आंसर होगा। क्या होगा, विकल्प बी इज राइट आंसर हो जाएगा। महाधमनी जो है मानव शरीर की सबसे मुख्य धन बड़ी और मुख्य धमनी है। यह महाधमनी हृदय के बाएं वेंट्रिकल यानी निलय से शुरू होती है, जिसमें ऑक्सीकृत प्योर ब्लड का प्रवाह होता बहता है। धमनियाँ वे वाहिकाएं होती हैं जो रक्त को हृदय से दूर ले जाती हैं, रक्त को हृदय से बाहर की ओर ले जाती हैं। तो आपका यहाँ पे विकल्प बी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को डैश की पतली परत के साथ आवरण करना है। क्रोमियम है, जस्ता है, एल्युमिनियम है, या निकेल है। तो साथियों आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या, जस्ता हो जाएगा। 11 का बी विकल्प इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। सीजीओ क्या है, सीजीओ ओ सॉरी सीजीओ नहीं, C16 है। क्या है, C16 है। यहाँ क्लियर नहीं आ रहा था, C16 कर दे रहा हूँ इसको। C16 है एक, यानी C16 मतलब कार्बन के 60 एक अणु है, ठीक है, जिसमें डैश के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। तो क्या है ये 15 पंचभुज और 18 षडभुज होते हैं। 18 पंचभुज और 15 षडभुज होते हैं। 12 पंचभुज और 20 षडभुज होते हैं, या 20 पंचभुज और 12 षडभुज होते हैं। तो साथियों इसमें क्या हो जाएगा, 6 कार्बन 60 एक अणु है, जिसमें 12 पंचभुज और 20 षडभुज के रूप में व्यवस्थित कुल 60 कार्बन उपस्थित होते हैं, जिसको 12 पंचभुज और 20 षडभुज के रूप में जाना जाता है। तो आपका यहाँ पे विकल्प सी इज राइट आंसर होगा। क्या होगा, विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन 60 अणु को क्या बोलते हैं, बकमिस्टर फुलिन नाम से भी जाना जाता है। और 1985 में हेरोल्ड क्रोटो, जेम्स हीथ, हसीनी ओब्रायन ने, रॉबर्ट कल और रिचर्ड स्मॉले द्वारा कार्बन 60 अणु की खोज की गई थी। तो आपका यहाँ पे कार्बन 60 में कितने कार्बन परमाणु होते हैं, तो 12 पंचभुज और 20 षडभुज के रूप में 60 कार्बन परमाणु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 90% कार्बन होता है वह है, यानी सबसे अच्छा कोयला कौन सा माना जाता है, ये पूछ रहा है। तो आपका विकल्प दिया है, पीट को माना जाता है, लिग्नाइट को माना जाता है, बिटुमिनस को माना जाता है, या एंथ्रेसाइट को माना जाता है। तो साथियों सबसे अच्छा कोयला एंथ्रेसाइट को माना जाता है। किसको माना जाता है, एंथ्रेसाइट। तो विकल्प डी इज राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें 80% से 90% तक का कार्बन की मात्रा पाई जाती है। पीट कोयले में कितना मान पाया जाता है साथियों, पीट कोयले में यह 25 से 30%, कितना
25 से 30% कोयला पाया जाता है, और लिग्नाइट में यही कोयला 28 से 30% पाया जाता है। 28 से 30% हो गया। और आपका बिटुमिनस है, बिटुमिनस में कितना पाया जाता है, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि कितना पाया जाता है। तो बाकी एंथ्रासाइड में आप क्वेश्चन में ही देख चुके हैं, 80 से 95% तक का इसमें कोयला पाया जाता है। एक आपके लिए छोड़ रहा हूँ बिटुमिनस को। तो बिटुमिनस का आप बताइएगा। बाकी आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया साथियों, डैश को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक हैं। कौन से हैं। पॉलिस्टर है, पॉलिस्टर को छोड़कर सभी बहुलक हैं, या पॉलीप्रोपोलीन को छोड़कर सभी बहुलक हैं, या पॉलीएमाइड को छोड़कर सभी बहुलक हैं, या पॉलीकार्बोनेट को छोड़कर सभी बहुलक हैं। तो साथियों इसमें क्या है, पॉलीप्रोपाइलीन को छोड़कर बाकी सब बहुलक हैं, यानी पॉलीप्रोपोलीन को छोड़कर बाकी सब बहुलक हैं। तो आपका विकल्प राइट आंसर हो जाएगा पॉली प्रोपोलीन। एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का एक समूह है जिसमें कार्बोनेट समूह होते हैं। तो आपका यहाँ पे विकल्प बी है जो जिसमें बहुलक नहीं है, बाकी सभी बहुलक के संघनक हैं, जो पॉलिस्टर, पॉलीएमाइड, पॉलीकार्बोनेट सब क्या है, बहुलक के संघनक हैं, संघनन बहुलक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान देश में एक कार्यालय बन जो पूर्व छात्र संजीव खोसला को विदेशी ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है, तो वह कहाँ पे है। दुबई में है, लंदन में है, सिंगापुर में है, या न्यूयॉर्क में है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा क्या, न्यूयॉर्क। विकल्प डी इज राइट आंसर हो जाएगा क्या। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो कानपुर ने न्यूयॉर्क में एक कार्यालय बनाया है, जिसमें ब्रांड एम्बेसडर संजीव खोसला को बनाया गया। उनका कार्यकाल 1 सितंबर 2013 को 3 साल के लिए शुरू हुआ था और वह समाप्ति हो गया। वह आईआईटी कानपुर और विदेशी संस्थानों के पूर्व छात्रों के बीच एक खड़ी के रूप में कार्य करेंगी। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन 15 का विकल्प डी इज राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 जो आपकी फिजिकल परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन देखिए क्या है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थी डैश दौड़ने की जरूरत है, यानी पुलिस अभ्यर्थी को यूपी कांस्टेबल की परीक्षा में फिजिकल टेस्ट के लिए कितने समय में कितना किलोमीटर दौड़ने के लिए होता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। तो आपका विकल्प दिया साथियों, 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ना है, 25 मिनट में 3.8 किलोमीटर दौड़ना है, 35 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ना है, या 35 मिनट में 3.8 किलोमीटर दौड़ना है। ये आपका दिया हुआ है। तो साथियों 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ना, कितना आपका विकल्प ए इज राइट आंसर हो जाएगा। 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ना होता है जो फीमेल कैंडिडेट होते हैं, और जो मेल कैंडिडेट होते हैं उनको 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ना होता है, और फीमेल कैंडिडेट को 14 मिनट में 2.4, महिला कैंडिडेट को 14 मिनट में कितना दौड़ना होता है, 2.4 किलोमीटर इनको फीमेल कैंडिडेट को रन करना होता है, और मेल कैंडिडेट को 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर रन करना होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली। तो 22 जुलाई को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन बना था, यह है सूर्य प्रताप शाही ने शपथ ली थी, यूएस खान ने किया था, राम नाईक ने, या आशुतोष टंडन ने किया था। तो साथियों 22 जुलाई 2014 को राम नाईक ने शपथ ली थी जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बने थे। साथियों आप सबसे एक क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपको आता है तो, आपके लिए चैलेंज है। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं।
उत्तर प्रदेश के किस जिले को उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? यानी कौन से जिले को पीतल नगरी कहा जाता है? तो साथ में फतेहपुर को पीतल नगरी कहा जाता है, या मुजफ्फरनगर को कहा जाता है, मिर्जापुर या मुरादाबाद को कहा जाता है? तो साथियों पीतल नगरी के नाम से मुरादाबाद को कहा जाता है। तो आपका विकल्प डी इज राइट आंसर होगा। क्या होगा? विकल्प डी, मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। पीतल किससे बनता है साथियों? तांबा और जस्ता के मिश्रण से पीतल बनता है। किससे बनता है? तांबा और जस्ता के मिश्रण से। ये भी लिख देता हूँ, आप याद रखिएगा। कॉपर और जिंक, कॉपर प्लस जिंक मिलके पीतल बनता है। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 1658 ईस्वी में बहादुरपुर के युद्ध के दूसरे बेटे के शाह शुजा को किसने हराया था? देश ने हराया था। मुराद बख्श ने हराया था, सुलेमान ने हराया था, आलम शाह ने हराया था, बहादुर शाह जफर ने हराया था। तो साथियों इसमें आपका आंसर हो जाएगा बहादुरपुर का युद्ध 24 फरवरी 1658 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 24 फरवरी 1658 को हुआ था। इसको याद रखिएगा, 1658 को हुआ था। फिर हराया किसने था? मुगल बादशाह शाहजहां के बेटों के बीच लड़ा गया था यह युद्ध। निर्णायक युद्ध था जिसमें शाहजहां के दूसरे बेटे ने शाह शुजा को शाहजहां के पोते सुलेमान सिकोह ने हराया था। तो आपका यहाँ पे विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प बी इज राइट आंसर हो जाएगा कि सुलेमान को हराया था। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक डैश का उत्पादन किया जा रहा है। फिरोजाबाद में 200 वर्ष से अधिक किस चीज़ का उत्पादन किया जा रहा है? चिकनकारी का काम किया जा रहा है, कांच की चूड़ियों का किया जा रहा है, पीतल के ताले का किया जा रहा है फिरोजाबाद में, जरदोजी की कढ़ाई का किया जा रहा है। तो साथियों आप सब अच्छे से जान रहे हैं कि फिरोजाबाद में किसका किया जा रहा है। तो कांच की चूड़ियों का निर्माण किया जाता है। तो 200 वर्षों से अधिक समय हो गया। फिरोजाबादी चूड़ी महसूस क्या है? फेमस है, मशहूर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का कह रहा है कौन सा कथक घराना उस आध्यात्मिक पहलुओं पर आधारित है? जयपुर है, बनारस है, लखनऊ है, बरेली है? तो साथियों लखनऊ का घराना नृत्य रूप के में आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। तो आपका विकल्प सी होगा। क्या होगा? विकल्प सी हो जाएगा, लखनऊ घराना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे जो डैश की राजधानी थी। कहाँ की राजधानी थी? तो विकल्प दिया साथियों, हस्तिनापुर की राजधानी थी, कुरु की राजधानी थी, या कलिंग की राजधानी थी, या कौशल की राजधानी थी? तो साथियों हिंदी पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे जो कौशल की राजधानी थी। कहाँ की राजधानी थी? कौशल की राजधानी थी। तो आपका यहाँ पे विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प डी इज राइट आंसर होगा। क्या है? विकल्प डी इज राइट आंसर होगा। कौशल की राजधानी अयोध्या थी। कौशल जो है ये प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक है। कितने जनपद थे? महाजनपद 16 महाजनपद थे, जिसमें से एक क्या है? कौशल भी है महाजनपद। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? तो क्वेश्चन नंबर 23 में आपका दिया है साथियों, सीवी रमन विकल्प है, अमर सेन है, कैलाश सत्यार्थी है, हरविंद खुराना है? तो साथियों इसमें आपका आंसर हो जाएगा अमर सेन ने नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है। विकल्प बी इज राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने ये रहा। भारतीय मुक्केबाज एक्सी मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा शीर्षक क्या है?
जो भारतीय मुक्केबाज हैं MC मैरी कॉम, उनके द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? प्लेइंग टू विन, अनब्रेकेबल, नो होल्डिंग बैक, इम्परफेक्ट। तो साथियों इसमें आपका आंसर हो जाएगा विकल्प बी, अनब्रेकेबल। क्या है उसका शीर्षक? अनब्रेकेबल। बी इज राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, 65वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार जीता? बाहुबली 2 डैश, द कॉन्क्लूजन, सीक्रेट सुपरस्टार, जॉली LLB 2 ने, हिंदी मीडियम ने। तो साथियों इसमें आपका आंसर हो जाएगा बाहुबली 2 ने, द कॉन्क्लूजन, जो आपकी लोकप्रिय फिल्म है, इसने 65वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। तो आपका विकल्प ए इज राइट आंसर होगा। क्या होगा? विकल्प ए इज राइट आंसर हो जाएगा, बाहुबली 2 द कंक्लूजन। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने ये है। क्वेश्चन नंबर 26 दिया साथियों, अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार विलियम डी नॉर्ड होस और पॉल एम रोमर को दिया गया है। ये दोनों डैश के निवासी हैं, यानी जो अर्थशास्त्र विज्ञान के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं डी नॉर्ड होस और पॉल एम रोमर, ये दोनों कहाँ के निवासी हैं? आपका क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है, कह रहा है। फिर विकल्प क्या दिया है? ये दोनों USA के निवासी हैं, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी हैं, या यूनाइटेड किंगडम UK के निवासी हैं, या कनाडा के निवासी हैं, ऑस्ट्रेलिया के। तो साथियों ये दोनों जो हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी, यानी विकल्प ये इज राइट आंसर होगा, जो नोबेल पुरस्कार 2018 अर्थशास्त्र का विजेता बने हैं। विकल्प इज राइट आंसर हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, डैश निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य है। कौन है? मैलवेयर है, ट्रोजन है, फिशिंग है, हैकिंग है। तो साथियों आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं इसमें क्या है? फिशिंग है। क्या है? फिशिंग है, जो धोखाधड़ी वाला कार्य है, फिशिंग जिसे बोलते हैं। विकल्प डी इज राइट आंसर होगा। आप लोग हैकिंग मत करिएगा, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, चित्रकूट जलप्रपात भारत किस राज्य में स्थित है? जो चित्रकूट जलप्रपात है भारत के किस राज्य में स्थित है? विकल्प दिया साथियों, झारखंड में स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है, मेघालय में स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है साथियों? ये आप लोग जानते कि नहीं जानते हैं? जो चित्रकूट जलप्रपात है भारत के छत्तीसगढ़ जिले में, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। और छत्तीसगढ़ के राज्य के किस जिले में है? बस्तर जिले में। कौन से? बस्तर जिले में स्थित है। बस्तर जिले में स्थित है। और जो यह एक प्राकृतिक जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर 28 का सी आंसर राइट आंसर हो गया। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 दिया साथियों, वेनेजुएला की राजधानी डैश है, यानी वेनेजुएला की राजधानी क्या है? निकोसिया है, शान साल्वाडोर है, क्विटो है, या काराकाश है। क्वेश्चन नंबर 29 का जो भी क्वेश्चन दिया है, वेनेजुएला की राजधानी काराकास है। तो विकल्प क्या हुआ आपका? डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या? विकल्प डी इज राइट आंसर हो जाएगा, काराकास वेनेजुएला की राजधानी है। और यह कहाँ है? दक्षिण अमेरिका के उत्तरी क्षेत्र में स्थित वेनेजुएला है, जो कैरेबियन सागर क्षेत्र में पाया जाता है और अटलांटिक महासागर के पूर्व में या ब्राजील और दक्षिण में क्या है? कैंची से घिरा हुआ है। आपका विकल्प 29 का डी इज राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? कौन सा रेडियोधर्मी पदार्थ है जिसका भारत में सबसे बड़ा भंडार मौजूद है, जो विश्व के में नंबर 1 पे है? तो यूरेनियम का है, रेडियम का है, बिस्मथ का, या थोरियम का? तो साथियों थोरियम का जो भंडार है भारत में विश्व में सब प्रथम स्थान पे, सबसे ज़्यादा थोरियम
भारत में ही पाया जाता है। और इसकी खोज कब हुई थी? 1828 में इसकी खोज हुई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने ये रहा। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताएं। कौन सा है जो ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य है? तो साथियों आपका विकल्प दिया है कैप्री, डबिया, तस्मानिया, रोडस। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा जो ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र द्वीपीय राज्य है कौन है? तस्मानिया। तो विकल्प सी इज राइट आंसर होगा तस्मानिया। क्या है? विकल्प सी इज राइट आंसर होगा तस्मानिया। ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र द्वीप है। यह विक्टोरिया राज्य से लगभग 50 किलोमीटर के आसपास दक्षिण में स्थित है, जहां से यह उथले बाल जल डमरूमध्य द्वारा स्थापित हुआ। तस्मानिया की राजधानी कहाँ है? होबार्ट। ये भी लिख देता हूँ, आपको याद रहे। तस्मानिया की राजधानी होबार्ट है। होबार्ट, तस्मानिया की राजधानी होबार्ट हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? कौन सा शहर है जो गोदावरी के किनारे स्थित नहीं है? आपका विकल्प है नासिक शहर है, नौशारी है, नांदेड़ है, निजामाबाद है। तो साथियों नासिक, नांदेड़ और निजामाबाद जो है गोदावरी के तट पर स्थित है। क्या है? नासिक, नांदेड़ और निजामाबाद जो है गोदावरी के किनारे स्थित है। फिर नौसारी जो है गुजरात के पूर्णा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे? गुजरात के पूर्णा नदी के किनारे स्थित है। तो आपका यहाँ पे विकल्प बी होगा। क्या है? गुजरात के पूर्णा नदी के किनारे स्थित है। लिख देता हूँ, ये भी आप ध्यान रखिएगा। पूर्णा नदी के गुजरात में। ठीक, तो आपका विकल्प बी इज राइट आंसर हो गया साथियों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 का कहता है नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? जो हमारे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे उनके बाद भारत का राष्ट्रपति कौन बना था? तो साथियों विकल्प दिया है फखरुद्दीन बने थे, बीबी गिरी, जिसको वराहगिरी, वराहगिगिर वेंकट गिरी को बीबी गिरी कहते हैं। क्या कहते हैं? बीबी गिरी कहा जाता है। ज्ञानी जैल सिंह बने थे या मोहम्मद हिदाउतौला, इनको एम हिदाउतौला भी कहा जाता है। ठीक साथियों, तो कौन बने थे नीलम संजीव रेड्डी के बाद? ज्ञानी जैल सिंह जो है भारत के राष्ट्रपति बने थे। तो आपका विकल्प सी इज राइट आंसर होगा। क्या होगा? विकल्प सी इज राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ज्ञानी जैल सिंह भारत के राष्ट्रपति बने थे। वो भी कब? 1972 में राष्ट्रपति चुने गए थे। और इन्हें ज्ञानी जैल सिंह को 1983 से 1986 तक गुट निरपेक्ष आंदोलन का महासचिव भी बनाया गया था, जिसे नाम के नाम से जानते हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, NAM। NAM के सचिव, महासचिव कब बने थे? 1983 से 1986 तक का इनका कार्यकाल वहां रहा, महासचिव के रूप में न रहे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम पूछा है जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। तो कौन था? हर्षवर्धन थे, अनिरुद्ध थे, बिंदुसार थे या वसुदेव थे? तो साथियों इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 34 में हो जाएगा। चंद्रगुप्त के पुत्र जो है बिंदुसार, कौन थे? बिंदुसार। विकल्प सी इज राइट आंसर होगा। क्या? विकल्प सी इज राइट आंसर होगा। बिंदुसार ने 298 से 272 तक का शासन किया और पूरे भारत में साम्राज्य का विस्तार किया था। बिंदुसार दूसरा मौर्य सम्राट था जो लगभग 297 ईसा पूर्व सिंहासन पर बैठा था। हर्षवर्धन जो है
थानेवर का भी शासक रहा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। मेखला चादर यह डैश राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। मेखला चादर है जो किस राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला वास्तविक या पारंपरिक वस्त्र है। तो यह जो साथियों गुजरात की महिलाओं का है, तमिलनाडु की महिलाओं का है, गोवा की महिलाओं का है या असम की महिलाओं का। क्वेश्चन नंबर 35 में साथियों आपका हो जाएगा कौन है, ओ सॉरी, गुजरात, तमिलनाडु, गोवा और असम। तो आपके इसका कलर चेंज करके देते हैं। मेखला चादर जो है असम राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला एक पारंपरिक वस्त्र है। तो विकल्प डी इज राइट आंसर होगा। क्या है, विकल्प डी इज राइट आंसर हो गया। यहाँ पे डी फॉर डेनमार्क इज राइट आंसर। मेखला चादर जो असम की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला एक पारंपरिक वस्त्र है। क्वेश्चन नंबर 36 है साथियों। रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था। तो विकल्प दिया चीन, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के साथ साथ बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा था। तो साथियों भारत का राष्ट्रगान जनगण मन नायक है, जय है, यह है। और बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला लिखा था। क्या था, अमार सोनार बांग्ला लिखा था। इसका राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला है। बाकी आप भारत का जानते ही हैं, जनगणमन है। तो आपका यहाँ पे विकल्प डी इज राइट आंसर होगा। क्या होगा, विकल्प डी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। वर्गीज कुरियन, आगे आपका पुराना क्वेश्चन। वर्गीज कुरियन को डैश द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी, क्या है, एनडीडीबी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा नियुक्त किया गया था, या गुलजारी लाल नंदा के द्वारा किया गया था, या इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था, या बीबी गिरी के द्वारा किया गया था। तो साथियों जो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को 1965 से 1998 तक राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का संस्थापक अध्यक्ष भी थे, और वे श्वेत क्रांति के जनक भी थे। किसके थे, श्वेत क्रांति के जनक थे। और इनको किसके द्वारा नियुक्त किया गया था, तो इन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा चुना गया था। तो विकल्प ये इज राइट आंसर हो जाएगा इनका। तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा इनको चुना गया था। और साथियों जो वर्गीज कुरियन थे, इन्होंने दूध उत्पादन का इनको जनक कहा जाता है। इस श्वेत क्रांति के जनक भी दूध उत्पादन कह लीजिए, श्वेत क्रांति कह लीजिए, वो एक ही चीज है। साथियों इसका आपका विकल्प इज राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन जो है, वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं। 15 भाग हैं, 20 भाग हैं, 25 भाग हैं, 30 भाग हैं। तो साथियों आप सब जानते हैं भारतीय संविधान में प्रारंभ में कुल कितने भाग थे, 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन बाद में इसको संशोधन किया गया। भारतीय संविधान की गणना में 25 भाग हैं। कितने हैं, 25 भाग हैं वर्तमान में, और 470 अनुच्छेद व 12 अनुसूचियाँ हैं। तो एक बार आपका यहाँ पे विकल्प फिर से सी इज राइट आंसर हो जाएगा। 25 भाग हैं। कितने भाग हैं, 25 भाग हैं, और 470 अनुच्छेद जिसको आर्टिकल कहते हैं, और साथ में 12 अनुसूची। तो आपका विकल्प सी इज राइट आंसर हो गया। साथियों आप इसको ध्यान रखिएगा। तो साथियों आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको आपके साथ। तो साथियों आप सबको यह सेशन कैसा लगा, आप सब कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और अपने
सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।